सो गाइस, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ ऑफर। देखिए, काइंड्स ऑफ ऑफर की हम बात करते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, या फिर हम इसे एक और नाम से भी बोल सकते हैं, एक और तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है। सो इस तरह से जब भी अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपने इसका कैसे आंसर देना है और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सी, सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में पूछा जाए तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन सी काइंड्स या कौन कौन सी क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्रेस ऑफर, देन इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जर्नल ऑफर, काउंटर ऑफर, continuous offer, and then cross offer. These are the various kinds of offer, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है गाइस, तो अब लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। सबसे पहली चीज आती है आपकी एक्सप्रेस ऑफर। देखिए, अगर हम लेमैन एग्जांपल में बात करें, एक इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होगी जिसे आपने स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया हो, बताया हो कि भाई हम हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, बोल के या लिख के, इस तरह से, चाहे वो थ्रू लेटर्स हो या फिर थ्रू टेलीफोन हो या थ्रू मोड ऑफ इंटरनेट हो। तो ये मोड्स अगर आपने अडॉप्ट किए हैं देन यू कैन से कि ये क्या है, मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस ऑफर। यही चीज मैंने यहाँ पे इसको लिखी भी हुई है, ये देखो। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स कोटेड above whereby the communication of the offer is clear and unequivocal. It is being expressly made and conveyed to the other party. Hence, an express offer is the most usual form of offer. It is being made through letters, telephone, or the internet. ठीक है? The usage of language and words become mandatory. The communication of the intention has to be made from the offerer to the offeree clearly. अब ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने याद रखनी है कि द यूजेज ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स बिकम मैंडेटरी। मतलब आपको इसमें एक्सप्रेस जो आप कर रहे हो वो आपने लिखा हुआ होना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो थ्रू लेटर्स आप दे रहे हो, टेलीफोन दे रहे हो या इंटरनेट दे रहे हो। और इसमें इंटेंशन हैज टू बी मेड, कम्युनिकेशन ऑफ द इंटेंशन हैज टू बी मेड फ्रॉम किससे, ऑफरर से ऑफरी के लिए। समझे? अगर ये कम्युनिकेशन बनी होगी, किसके बीच में इंटेंशन बनी होगी, किस किस के बीच में, ऑफरर से ऑफरी को, then only we call it as a express offer। समझे? अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफर के ऊपर, दैट इज योर इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? when the communication is not through words and it becomes part of the conduct, then it can be termed as implied offer. See, sometimes what happens कि there is no such requirement of the expressions कि मतलब like आप बिना बोले ही कई चीजें समझ ली जाती हैं कि हमें ये चीजें करनी ही करनी है, वो चीजें मैंडेटरी हैं, दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो वो एक तरह से लाजमी है। अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो देर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि स्पेसिफिकली आपने उस चीज को मेंशन करना ही करना है, वो क्वाइट ऑब्वियस होती है। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन पहले मैं जरा ये कंस्ट्रक्शन बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है? द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है? Important thing is that the minds of the parties have to meet for an offer to be implied. All the necessary terms of the contract that are being proposed must be conveyed to the offeree. It will thus help in a seamless formation of a contract. मतलब कि भैया जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, जो आपने ऑफर दी, जो आपका प्रपोजल था, जो एक्सेप्टेंस हुई है, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हुई हैं, उसके साथ साथ कुछ कंडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लाजमी होते हैं, जो बिल्कुल आपने
वो बिना बोले ही करने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे आगे एक एग्जांपल दी है, वो क्या दी है एक बार सुन लो पहले एग्जांपल के बारे में, फिर हम इसको रीड आउट भी करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है कि दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ये कॉन्ट्रैक्टर जो घर वगैरह बनाता है, और एक बंदा है जिसने अपना घर बनवाना है। अब उस एग्रीमेंट में आते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं भाई मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम मेरा ना ये घर बना दो। तो वो कहता है ठीक है भाई मैं बना दूंगा। तो वो पैसा देता है उसे, वो बनवाता है। लेकिन जब वो बनाता है तो सारा उसमें खराब वो बनाता है। ठीक है, तो जो बंदा होता है जिसने वो घर बनवाया होता है, वो उसे कोर्ट में सू करता है। अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है बड़ा चालाक समझता है अपने, वो कहता है इन्होंने ये थोड़ा बोला था कि ऐसे नहीं बनाना है, वैसे नहीं बनाना है। तो जज कहता है ऐसा नहीं होता है। जब भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कुछ चीजें उसमें ऑब्वियस होती है। ठीक है, कि अगर आपने घर बना रहे हो तो वो इस टाइप का बनाओ जो वाकई लोग उसमें रह सके। अब ये थोड़ा कि आपने अगर दीवार बना रहे हो, एक ईंट आप सीधी रख रहे हो, एक टेढ़ी रख रहे हो, फिर ऐसे उसके ऊपर ऐसे जो मटेरियल यूज कर रहे हो, किसी जगह पे आप ज्यादा कर रहे हो, किसी जगह पे कम कर रहे हो, किसी जगह पे लीकेज हो रही है, किसी जगह पे पाइप्स बाहर निकली हुई हैं, कहीं पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आया, फर्श आपने टेढ़े डाल दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें होती है क्वाइट ऑब्वियस, जो बोली नहीं जाती। जब आपके साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया है साइन, इन्होंने मकान आपको बोला है, तो वो जो आप हाउस है वो आप एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट उनको बना के दो ना, कि जिधर वो रह सके। ये थोड़ा कि आप टेढ़ा मेढ़ा फर्श बना दो या दीवारें ऐसे आप बना दो, एक पाइप यहां से निकल रही है, दूसरी वहां से निकल रही है, एक ईंट ऐसे लगाइए वैसे लगाइए। इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये चीजें जो हैं ये ऑब्वियस होती है। सो यू आर हेल्ड लाइबल। ठीक है, अब आप इनका नुकसान भी भरेंगे और इनको पूरा मुआवजा देंगे। ये था ये इसकी बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इसे हम पढ़ भी लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज द केस ऑफ अ बिल्डर who was being allotted the task of making a building. As per the entire terms of the contract there that were expressly written in the agreement, nowhere was the clause of the fitness of the habitation mentioned. ठीक है, habitation mentioned का clause कहीं पे भी mention नहीं था, but relying on the circumstances of the case that pointed towards the expertise of the contractor to produce habitable dwellings, the court held that the contractor to be so liable. It is because it is but natural also in the given fact that if a consumer asks for the construction of a building, it should be habitable. मतलब कि भैया अगर आपको कंस्ट्रक्शन दी है बनाने के लिए तो वो हैबिटेबल बना के दो ना यार। ये थोड़ा कि आप किसी का नुकसान करके या उसको ऐसे ही गलत करके दे दो, तो उसकी वजह से दूसरे बंदे का नुकसान क्यों करना। ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीजें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। सो इन दिस थिंग ये जो बिल्डर था उसको लाइबल ठहराया गया। ठीक है गाइस, अब अगली आ जाती है आपकी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? समटाइम्स, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। Sometimes when the initial offer is being communicated to the other party, the respective person jumps back with modified new terms in which he or she wants the formation of the contract to take place. Some technical details may be changed or some other details as the offeree may like. Once the offerer accepts the conditions so mentioned by the offeree in the new offer, the same becomes the true offer and an integral part of the contractual relationship that would be so affected. मतलब कि देखो आप लोग क्या करते हो, सपोज मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि सी मैं अपनी मर्सिडीज जो है वो आपको 25 लैक्स में, मैंने वो ली थी अराउंड 75 लैक्स की, तो आपको वो मैं 25 लैक्स में दे देता हूं। ठीक है, आपको मैंने ये अपनी तरफ से ऑफर दी। तो अब क्या होता है, आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को 25 लैक्स नहीं, आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर मर्सिडीज फॉर 20 लैक्स। ठीक है, तो आई टेक सम टाइम एंड से कि ओके फाइन ठीक है, 20 लैक्स इज आल्सो गुड अमाउंट फॉर मी, आप मेरे को 20 लैक्स दे दीजिए। सो पहली जो ऑफर थी जो मैंने आपको की, आपने उसकी जगह क्या की, काउंटर ऑफर कर दी मुझे, और मैंने काउंटर ऑफर को मान लिया। अब से जो होगी वो जो काउंटर ऑफर आपने की 20 लैक्स वाली, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू ऑफर। समझे? बिकॉज आई हैव गिवन यू माई एसेंट फॉर दैट। क्लियर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। एक ऑफर के बदले दूसरी ऑफर देना, और जब वो दूसरी ऑफर मान ली जाए तो जो दूसरी ऑफर थी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ऑफर। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है क्रॉस ऑफर।
क्रॉस ऑफर क्या होता है? इन सम ट्रिकी सिचुएशंस टू पीपल कैन मेक साइमल्टेनियस and similar offer to each other. The situation resembles that the double coincidence of wants as used to happen in the system for the of the barter system of exchange. In the classic case of Tin versus Hoffman, the offer to buy the iron on a similar terms were being placed against the same parties by the same parties respectively. The court held that the offer so made by the second party against the first one would not constitute to be an offer. Then it is because the party was not aware of the initial offer so made by the first party, and the secondly only an offer from the other party would not make it an acceptance at any cost. Also, it cannot be treated as a mutual acceptance. No binding effect would occur on either party. अब देखो ये क्या कहती है, क्रॉस ऑफर क्या होता है? सपोज अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपनी मर्सिडीज आपको बेचना चाहता हूं फॉर 25 lakhs. मैं क्या करता हूं, मैं ना एक आपको लेटर लिखता हूं, मैं लेटर के ऊपर आपको ये प्रपोजल भेजता हूं कि सी मिस्टर एक्स, मैं आपको अपनी ये जो मर्सिडीज है ये 25 lakhs की बेचना चाहता हूं. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली उसी दिन कह सकते हो कि कोइंसिडेंटली आपके दिमाग में भी आता है कि आप मेरी वो मर्सिडीज 25 lakhs में खरीदना चाहते हो. आप क्या करते हो, अभी मुझे लेटर एक लिख के भेज देते हो कि हाँ मिस्टर अमित, मैं ना आपकी जो मर्सिडीज है वो मैं 25 lakhs में खरीदना चाहता हूं. सेम डे सेम मैंने भी आपको लेटर भेजी, आपने भी मेरे को लेटर भेजी. ठीक है, अब ये क्या है? ये है क्रॉस ऑफर. मतलब एक मेरी तरफ से ऑफर आई है और एक आपकी तरफ से ऑफर आई है, बट अभी दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुई है. अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला केस था टिन वर्सेस हॉफमैन. ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये आयरन खरीदने के रिलेटेड केस था. दोनों पार्टीज ने सिमिलरली ऑफर भेजी एक दूसरे को सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोइंसिडेंटली. तो क्या हुआ, कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज जस्ट एन ऑफर. आपने भी ऑफर दी और उन्होंने भी ऑफर दी है. कोइंसिडेंस है कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों की साइड से ये ऑफर आई, बट अभी दोनों की साइड से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, तो इसीलिए हम इसे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ क्रॉस ऑफर. क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है जर्नल ऑफर. जर्नल ऑफर क्या होती है वो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं. ये देखो, pamphlets and TV announcements are the common examples whereby bold offers are being thrown at the public for giving, say, a reward. In such case, where offers are being circulated at a large public platform and open to acceptance to anyone, it amounts to a journal offer. मतलब जब भी कभी आप देखते हो बड़ी बड़ी ऑफर्स आती है, जैसे मैंने कार्बोलिक स्मोक बॉल केस वो पिछली वीडियो ऑफर में ही मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपनी दे देती है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, जो भी ये हमारी मेडिसिन को इस तरीके से यूज करेगा उससे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि इसे जो हमने प्रोसीजर बताया उसी के अकॉर्डिंगली उसे इसे यूज करना है. अब वो बंदा करता है, ठीक है कार्लिल, लेकिन उसको फिर से इन्फ्लुएंजा हो जाता है. सो ही सूड दैट कंपनी और उसको वहां पे 1000 जो है पाउंड्स वो उसे अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो ये चीज, अब यही चीज है कि मतलब पैम्फलेट्स या टीवी में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाती है कि ये सबसे बेस्ट है, आपको ये इसमें दिया जाएगा. सो ये सब क्या है, जर्नल ऑफर्स. इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. अब जैसे अभी आप देखो एप्पल आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, उन्होंने इसके फीचर्स बताए हैं, ये है वो है सबसे बेस्ट है. तो दूसरी तरफ सैमसंग का भी है जेड फोल्ड का. तो वो इन्होंने क्या किया, कंपनीज ने अपने ब्रांड्स को हाईलाइट किया है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. ये लोग बता रहे हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑफर्स है, आप आइए, आप हमारे से ये चीज परचेज कीजिए. इट्स अप टू यू, इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू कैन गो एंड परचेज योर these products. ठीक है, so these are what your journal offers. The most common case used to explain this offer is that Carlyle versus Carbolic smoke ball, जो मैंने अभी आपको बता दिया. The respective company famously produced a smoke ball. It also advertised to give a reward of 100 pounds if somebody using the smoke ball catches influenza, जो कि मैंने अभी आपको explain करके बता दिया था. When the appellant developed influenza, the court considered that the terms mentioned in the unilateral offer stand fulfilled. After all, that generally offer had conditions to be fulfilled, which was duly done.
In another case, where a father advertised for giving reward to one who finds his lost son, the considered to be a journal offer. When somebody so found his son, the court asked the father to accordingly pay. मतलब ये सेकंड एग्जांपल क्या है कि अब किसी का बेटा गुम हो गया था तो उसके फादर ने अनाउंस कर दिया इतना रिवॉर्ड जो भी उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा। तो अब जो भी बंदा ढूंढ के लाएगा तो अगर वो फादर नहीं देता तो कोर्ट उसके फादर को कंपेल कर सकता है कि भैया आपने बोला था, ये एक जनरल ऑफर थी, अब ये बंदा XYZ जो भी ऐसे ढूंढ के लाया आपके बच्चे को, तो आप इसे ये रिवॉर्ड दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी ऑफर आती है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है पहले समझ लो। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जो स्पेसिफिकली किसी बंदे को या ग्रुप ऑफ बंदों को दी गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। देखो, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, the communication of a proposal happens towards a particular individual. The offer would fructify with the contract only at the assent being signified by the particular individual. This stands for a specific offer. It shows how special and the exclusive element is being present in this type of offer. मतलब कि देखो ये जो ऑफर है ये सिर्फ पर्टिकुलर बंदों के लिए दी जाती है। अब जैसे कि कोई आपको ऑफर देगा स्पेसिफिकली आप ही को, आपके अलावा वो और किसी और को नहीं। इसमें क्या है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये जो डील हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सिर्फ आपके साथ हो, समझे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ स्पेसिफिक ऑफर। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर क्या होती है, इसको पहले एक लेमैन एग्जांपल से समझो कि जैसे देखो कि टेंडर्स वगैरह लाए जाते हैं, गवर्नमेंट निकालती है टेंडर्स की, भैया आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ये ऑफर है, आप लोग टेंडर्स भरिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर हमने आपका ये टेंडर अगर आपकी हमें अच्छा लगा तो हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर कई कंपनीज होती हैं वो भरती हैं अपना टेंडर, और जिसका भी गवर्नमेंट को अच्छा लगता है वो उसके साथ फिर एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। क्योंकि वो फॉर द टाइम बिंग, मतलब अगर आज की डेट में सपोज करो आज अगर 1 नवंबर है, ठीक है, तो ये 1 नवंबर से लेके सपोज करो 15 नवंबर तक ये चीज ओपन है। ठीक है, स्टैंडिंग है कि इतने से इतने दिनों के बीच में कोई भी बंदा आके अपना टेंडर भर सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ स्टैंडिंग और एन ओपन ऑफर। क्लियर, तो ये चीज। अब देखो स्टैंडिंग और ओपन ऑफर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज लाइक अ जनरल ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, बट इट इज बीइंग केप्ट ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। In that frame, people are continuing applying as it is also called a continuing offer. When the offer is accepted by the other party, the contract stands concluded in this case as well. The best example is that of a tender, जो मैंने अभी आपको बताई. That is nothing but an offer. Till the time it is not accepted and the acceptance not communicated, the contract would not be formed. जब तक आपका टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको बताया नहीं जाएगा कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और ये तब तक ओपन रहता है जब तक इनकी मर्जी रहती है फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग, और इसमें कोई भी बंदा आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, दिस वाज अबाउट योर स्टैंडिंग ऑफर। अब गाइस इन सब के नोट्स आपको मेरा ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा।